नमस्कार, मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपवाह और गाउस का नियम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ। विद्युत अपवाह एवं गाउस का नियम। Okay, the topic is electric flux and Gauss law. Okay, तो हम लोग इसके तहत पढ़ेंगे कि विद्युत अपवाह किसे कहते हैं, ओके, और किस प्रकार से गाउस का नियम विद्युत चार्ज और रिफ्लक्स है उसको संबद्ध करते हैं। तो जैसे हमारे पास में कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है, ठीक है, और एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता हमारे पास E है। ओके, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमारे पास में कोई अल्पांश क्षेत्रफल ds है, ठीक है, अल्पांश क्षेत्र क्या है, ds अल्पांश क्षेत्र है, इट इज दिस वे, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वे एंड दोनों की दिशा कौन थीटा है। ओके, तो विद्युत अपवाह होता है हमारा विद्युत अपवाह, जिसको हम लोग फ्लक्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अपवाह है डी फाई कितना होगा, डी फाई होगा हमारा इन दोनों का आदेश गुणनफल होता है, ठीक है, E डॉट ds। ओके, ये हमारा विद्युत अपवाह होगा इस अल्पांश क्षेत्रफल ds से। ds क्या है, हमारा अल्पांश क्षेत्रफल है, इससे निष्कासित जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इस हम लोग ये जो एकांक क्षेत्रफल ds लेते हैं, इनफाइनेटेसिमल लेते हैं, अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल ds, वो किस प्रकार से लेते हैं कि ये हमारा E है वो एक समान हो, ठीक है, क्या हो, यूनिफॉर्म। वैसे हमारे क्या, हमने पहले ही मान लिया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे लिए E एक समान होगा इस क्षेत्रफल में, और इन दोनों के बीच के कोण अगर थीटा है तो इन दोनों का जो आदिश गुणनफल होगा, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट होगा, वो हमारा क्या होगा, इस इनफाइनेटेसिमल एरिया ds से निर्गत फ्लक्स होगा। ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। अब हमारे पास में इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई काल्पनिक सतह S देखिए, ठीक है, कोई सतह, ये हमारे पास में बंद सतह S है, तो हमारा जो S होगा इस सतह S से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, ओके, वो होगा दिस इज इक्वल टू E डॉट ds, ठीक है, क्लोज सरफेस, ये क्या होगा, क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, क्योंकि ये डी फाई को हम लोग लिख सकते हैं फाई E, फाई मींस द फ्लक्स एंड E फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो हमारा फाई कितना होगा, फाई E इक्वल टू पृष्ठ समाकलन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो विद्युत क्षेत्र का जो पृष्ठीय समाकलन है वो हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। अब हम लोग गाउस के नियम के बारे में विचार करते हैं कि गाउस का नियम क्या है। गाउस का नियम कहते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के में रहते काल्पनिक बंद पृष्ठ, जैसे ये हमारा विद्युत
क्षेत्र है, इसमें रखा जो काल्पनिक बंद पृष्ठ एस है उससे जो निर्गत फ्लक्स होगा, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होगा। ठीक है, तो हमारा जो फाई है वो कितना होगा, जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, अब हमारा जो गाउस का नियम है वो क्या है कि जैसे हमारे पास में कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में या कहीं पे भी है, इसके अंदर जैसे ये Q1, Q2, Q3, Qn, ठीक है, इसके अंदर जितना आवेश परिबद्ध है, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से जितना आवेश परिबद्ध है, सपोज करो इससे हमारे पास में और इस Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Qi प्लस Qn या Q इक्वल टू सम ऑफ Qi I इक्वल टू 1 to n, इतना हमारे पास में कुल आवेश है जो कि इस पृष्ठ से संबंध है, काल्पनिक बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो हमारा जो इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा, तो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा फाई, फू क्या होगा, फू होगा हमारा इस कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होगा। ठीक है, तो गाउस का नियम किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स और उससे परिबद्ध कुल आवेश के बीच में एक संबंध स्थापित करता है कि फाई इक्वल टू और Q और एप्सिलॉन 0। यहाँ पे Q कितना है हमारा, कितना है, तो फाई इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन 0 समेशन I इक्वल टू 1 to n और Qi। ओके, ये हमारा समेशन के रूप में होगा। अगर ये हमारा काल्पनिक बंद पृष्ठ इस प्रकार से है कि ये एक वॉल्यूम को परिबद्ध करता है, ठीक है, जैसे हमारे पास में ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ओके, ये हमारे पास एक घन है और एक घन किसी आयतन V को परिबद्ध कर रहा है और इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, Q है, तो इसका आवेश घनत्व कितना होगा, रो इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। V क्या है, इसका आयतन है। ओके, अब इसमें हम लोग अगर एकांक आयतन dV लेंगे, यहाँ पे हम लोग एकांक आयतन dV लेते हैं और जो कि dq आवेश को परिबद्ध करता है, तो हमारा dq कितना होगा, dq इज इक्वल टू रो टाइम dt। ठीक है, अगर हम इस, चूंकि ये हमारा क्या है, आयतन आवेश घनत्व है, इस आयतन आवेश घनत्व को इसके अल्पांश आयतन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो dq हमारे पास में आ जाएगा, तो हमारे पास dq कितना है, रो dv है। तो अगर हमारे पास में ये तो क्या है, आयतन से रिलेटेड था, अगर हमारे पास में ये जो Qi है इस आयतन में एक समान रूप से या कहें कि कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम लोग समाकलन से रिप्लेस कर देंगे, तो फाई इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ dq। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dq, इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ dq, इंटीग्रल ऑफ dq किसका आएगा, अगर ये हमारा जो आवेश है वो एक समान आयतन से एक समान आयतन में अगर वितरित है तो ये dq इक्वल टू रो dv हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, आयतन समाकलन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयतन समाकलन हो जाएगा। तो हमारा फाई इक्वल टू क्या होगा, हमारा फाई इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन 0, या तो हम लोग 3 बार लगा देते इसे रो dv। ओके, ये हमारा आयतन समाकलन के लिए हो गया, या फिर हम लोग लिख देते हैं फाई इज इक्वल टू v रो dv 1 और एप्सिलॉन 0, ओके, दिस इज इक्वल टू फाई। ओके, तो हमारा फाई क्या हो गया, हम लोग फाई यहां से लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू फाई ऑफ t इक्वल टू v रो dv।
लिख सकते हैं। सॉरी फाइनली ये हमारा डी क्यू है, जस्ट डी क्यू, सिर्फ टोटल क्यू, सिर्फ क्यू। ओके, इसके लिए लिखा हमने क्यू इज इक्वल टू इस आवेश के लिए ओनली फॉर आवेश। ओके, दिस इज टोटल चार्ज। तो ये हमारा टोटल चार्ज है क्यू, क्यू इक्वल टू वी रो डी वी आ गया। अगर ये हमारा पृष्ठ ही है ओनली तो हमारा टोटल चार्ज क्यू है यहाँ पे, तो हमारा जो सिग्मा है वो क्या होगा, क्यू डिवाइड बाई एच हो जाएगा। और अल्फा क्षेत्रफल डी एच के लिए हमारा डी क्यू कितना होगा, डी रो सिग्मा डी एच, ठीक है, कितना होगा सिग्मा डी एच हो जाएगा। और टोटल चार्ज कितना होगा, इसका समाकलन करेंगे डी क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एच एंड दिस इज फर्स्ट समाकलन। ठीक, तो फर्स्ट समाकलन के लिए हमारा क्यू कितना होगा, क्लोज फर्स्ट सिग्मा डी एच। ओके, तो ये हमारे 5 ऑफ ई यहाँ से निकाला था हमने, ये होता है हमारा और गाउस नियम से हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन जीरो होगा, जिसको हमने इस प्रकार से लिखा था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जो गाउस नियम है उसको एक साइड से लिखता हूँ, एक साइड पे लिख देता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, सिद्ध करता हूँ कि वास्तव में ये सही है। ठीक है, हमारा गाउस नियम क्या था, गाउस नियम था फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो, फाई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, फाई इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन जीरो, 1 और एप्सिलॉन जीरो क्यू आई इक्वल टू 1 टू एन। ओके, और इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया डी क्यू सी। ओके, समेशन ऑफ डी क्यू से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो हम लोग इसको समेशन ऑफ डी क्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन जीरो डी क्यू। ओके, अब हम क्या सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि जो गाउस का नियम है वो सत्य है कि फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो होता है। माना कि एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ठीक है, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में क्यू आवेश, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से क्यू आवेश परिबद्ध है, इसका सेंटर यहाँ पे है और सेंटर से आर दूरी पर, सेंटर से आर दूरी पर हम एक अल्पांश आयतन ds लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्यू आवेश है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज करो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस अल्पांश आयतन के पृष्ठ पर लंबवत जो सदिश है हमारा ds और इस e के बीच का कोण कितना है, थीटा है। ओके, तो इस बिंदु से ये जो r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यहाँ पे हम लोग P भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी बिंदु P पर इस काल्पनिक बंद पृष्ठ जिससे कि हमारा क्यू आवेश परिबद्ध है, इस बंद पृष्ठ के जो सेंटर है उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हम लोग अल्पांश आयतन ds लेते हैं और इस अल्पांश आयतन ds पर के पृष्ठ पर लंबवत सदिश हमारा ds है और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E है, इन दोनों के बीच का जो कोण है हमारा थीटा है। ओके, तो इस बिंदु से इस बिंदु P पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इक्वल टू 1 और या हम लोग कहेंगे कि Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो r कैप डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये हमारा क्या है, कूलॉम नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इससे r दूरी पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो r कैप डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, इस अब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अभिवाह के नियम से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा d फाई वो कितना होगा, a डॉट ds होगा।
तो इस पृष्ठ से ये जो एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया है ds, उससे निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा वो हमारे कितना होगा d फाई इक्वल टू e डॉट ds होगा, e डॉट ds होगा। क्योंकि e और ds के बीच कोण कितना है, थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा e ds cos थीटा। कितना हो जाएगा e ds cos थीटा। ये हमारा e वेक्टर फॉर्म में है और जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ e कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ e होगा q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा d फाई कितना हो जाएगा, d फाई इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं हम लोग q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर ds cos थीटा। ओके, तो ये जो r स्क्वायर को इस तरह भेज देते हैं हम लोग q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 ओके एंड ds cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे इस सूक्ष्म जो अति सूक्ष्म क्षेत्रफल है इनफाइनाइटेसिमल अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल का जो अंश है ds, उससे निर्गत फ्लक्स का मान आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे जो बंद पृष्ठ है उससे निर्गत फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि ये बिंदु जो P है ये लगभग एक समान दूरी पे स्थित है सेंटर से। हम लोग क्या करेंगे, d फाई कर देते हैं इसका, d फाई इज इक्वल टू, चूंकि q एंड 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारा कांस्टेंट है ओके, ds cos थीटा डिवाइड r स्क्वायर। ठीक है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। तो d फाई इक्वल टू 5 हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा 5, दिस इज इक्वल टू q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो गया हमारा d ओमेगा। ठीक है, और d ओमेगा क्या है हमारे, ये सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। सो d ओमेगा ओके, d ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा डिवाइड r स्क्वायर। इस जो क्षेत्रफल के द्वारा इसके बिंदु पर निर्मित किया गया सॉलिड एंगुलर ठोस कोण है। अगर हम इसका समाकलन करते हैं, ठीक है, पूरे पृष्ठ द्वारा इस बिंदु पर निर्मित ठोस कोण के लिए हम इसका समाकलन कर देते हैं और इसकी वैल्यू आती है हमारी 4 पाई आती है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 4 पाई आती है। तो ये हमारा क्या होगा, 4 पाई होगा q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई। 4 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल हो जाता है और हमारा फाई कितना होता है, फाई इज इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो हमारा जो गाउस ने जो नियम दिया था फ्लक्स के लिए कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत आवेश का कुल विद्युत आवेश का 1 एप्सिलॉन गुना होता है। तो दिस फाई इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये हमारा गाउस का नियम हमने सिद्ध कर दिया कि फाई इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अब हम लोग सिद्ध करेंगे गाउस की, हमारा जो गाउस का नियम है उसका समाकलन रूप और गाउस के नियम का अवकलन रूप दोनों हम लोग अभी सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हमारा E डॉट S इज इक्वल टू E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ E एंड फाई ऑफ E इक्वल टू कितना हो गया हमारा, फाई ऑफ E इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। ओके, q डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो दोनों से हमारा क्या होगा, जो हमारा E डॉट ds इज इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 देगा। दिस इज इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। हमारा q ये किसी आयतन के लिए हमारा q इतना होता है। ठीक है, तो हम लोग वहां पे E डॉट ds इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग,
E dot ds is equal to 1 और एप्सिलॉन 0, 1 और एप्सिलॉन 0। हम लोग इसको सिंपली v लिख देते हैं, रो डी, ठीक है। हम लोग गाउस की डाइवर्जेंस नियम से इसको हम लोग जो हमारा ये पृष्ठ समाकलन है उसको हम लोग आयतन समाकलन में बदलेंगे। तो E डॉट डी एस दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ P dv, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ P dv दिस इज इक्वल टू रो डी, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन समाकलन है और यहाँ पे भी dv है हमारा, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। यहाँ पे हमारा ये 1 और एप्सिलॉन 0 भी है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो हमारा ये तो यहाँ पे है और ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी जो क्वांटिटी है यहाँ पे और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी डाइवर्जेंस ऑफ E दिस इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। कितना आ गया? डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू रो और एप्सिलॉन 0। ये हमारे गॉस के नियम का अवकल रूप है, ठीक है। और ये हमारे गॉस के नियम की समाकल रूप है। तो इस प्रकार से हमारा विद्युत अवगाह एवं गॉस के नियम से संबंधित लेक्चर समाप्त हुआ। देखने के लिए शुक्रिया।